हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे। इनके साथ ईरान के वजीर खारजा और 6 और लोग भी इस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। ईरान के सदर यहाँ एक डैम के इफ्तिताह के लिए गए हुए थे। इनका हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन ये हेलीकॉप्टर इन्हीं पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। इसकी वजह तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उस वक्त पहाड़ों पर शदीद धुंध थी और इसीलिए इस क्रैश की एक वजह खराब मौसम बताई जा रही है। इस क्रैश की इत्ला मिली और सर्च टीम्स इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने यहाँ निकल पड़ी और यहीं से इन तमाम लोगों की लाशें रिकवर कर ली गईं। ये खबर जाहिर सी बात है कि ईरान के लिए शॉकिंग थी। ईरान में 5 दिन का सोग मनाया जा रहा है। दोस्तों, ईरान का कानून ये है कि अगर इनके प्रेसिडेंट की वफात हो जाए तो इनका वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह ले लेता है, लेकिन इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी की मर्जी शामिल होनी चाहिए। अभी भी ऐसा ही हुआ। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर को ईरान का इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, यानी अगले 50 दिनों में ईरान में फिर से इलेक्शंस होंगे, लोग अपना सदर चुनेंगे और तब तक मोहम्मद मुखबर ही ईरान के प्रेसिडेंट रहेंगे। दोस्तों, इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट बने थे। ये एक हार्ड लाइन लीडर थे, यानी इनको काफी सख्त समझा जाता था। आगे चलकर ये आयतुल्लाह खमैनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन सकते थे, यानी इनकी इंपॉर्टेंस ईरान में कितनी ज्यादा थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जब इसराइल ने फलस्तीन पर हमले करना शुरू किए तो इब्राहिम रईसी ने बार बार इसकी सख्त मजम्मत की। ये कहते थे कि फलस्तीन मुस्लिम ममालिक का पहला इशू होना चाहिए। जब इसराइल ने सीरिया में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया तो इब्राहिम रईसी ने खुलेआम अपने लोगों से वादा किया कि इसराइल से इसका बदला लिया जाएगा, जो कि हमने बाद में देखा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स वगैरह दागे थे। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम रईसी ने यूनाइटेड नेशंस में जब तकरीर की थी तो इनके हाथ में कुरान पाक मौजूद था। इन्होंने अपनी इस तकरीर में इस्लाम का बहुत दिफा किया था। यानी इब्राहिम रईसी ईरान के सदर तो थे, लेकिन इनको एक मजहबी रहनुमा के तौर पर भी देखा जाता था। ये अक्सर वेस्टर्न ममालिक की पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा तनकीद करते थे, इसीलिए इनको एक हार्ड लाइन लीडर समझा जाता था। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हो सकता है कि ये एक हादसा ना हो, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को जानबूझकर क्रैश करवाया गया हो। देखें, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। जब तक कोई बात कंफर्म ना हो जाए हमें वो बात नहीं करनी चाहिए। एक बात यह है कि ईरान की जो एविएशन इंडस्ट्री है, यानी जहाज, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, इनका रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। 1979 से अब तक ईरान में 2000 के करीब लोग जहाज हादसों में मारे जा चुके हैं। इसकी एक वजह यह है कि ईरान पर बहुत ज्यादा पाबंदियां और सैंक्शंस लगी हुई हैं और इनके लिए अपने जहाजों को, हेलीकॉप्टर्स को अपडेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि खराब मौसम और इसी फैक्टर ने इस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया हो। लेकिन हम सब ने ये भी देखा है कि दुनिया में जब किसी ऐसे मुल्क में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और जब वो लीडर ऐसी बातें करना शुरू कर दे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, तो उस लीडर को हटा दिया जाता है। आपकी इस मुतालिक क्या ओपिनियन है? कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इस हादसे की असल वजह क्या है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इब्राहिम रईसी के मुखालिफ इनके खिलाफ भी कई बातें करते थे। जैसा कि इब्राहिम रईसी की अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी की हर पॉलिसी को बस आगे चलाते थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी ईरान के हर कोने में ट्रैवल करते थे और ईरान की जो वर्किंग क्लास है और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। क्योंकि इब्राहिम रईसी ईरान में इतना ज्यादा ट्रैवल करते थे तो इनकी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा परेशानी रहती ही थी। अब ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि 50 दिनों के बाद ईरान में जो इलेक्शंस होंगे उनमें ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि किसने प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन इसके मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहरहाल ईरान का अंदरूनी और सियासी मसला है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।